अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर का अभी तीसरा मरहला बाकी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो सादा अक्सरियत उनके दावों के मुताबिक हासिल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी इन इंतखाबी नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी की किसी बात को खातर में नहीं ला रही। अभी तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं दोनों अतराफ से हमें नज़र आ रही हैं। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी एक तो बाकायदा इन्होंने वहाँ पर फायरिंग करवाई मिलके पीपल्स पार्टी ने, जिसकी वजह से वहाँ इलेक्शन में मसला बना, और इस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे की तरफ से सामने आ रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लेकर दोनों जमातों के जो आपस में इत्तेहादी जमातें हैं वो बदमज़गी जो है वो कहीं ये बहस मुबाहिसा जो है ये इनकी दूरियों पे तो नहीं मामला चला जाएगा। ख़ास तौर पर जब आप देख रहे हैं कि यहाँ सूबों की एक बड़ी बहस है जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने अगरचे कहा है कि इस वक्त इदारों का और हुकूमत का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जो हालात चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस जो बात कही गई है इसके अंदर ये इम्कान मौजूद है कि सूबों के मामले को लेकर इदारों और हुकूमत के दरमियान कोई दरार आ सकती है या कोई प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए जो पार्टी के जितने लीडर्स हैं उन्हें मना किया गया है कि आप इस बयान को अब छोड़ दें और आगे बढ़ें। और दूसरा मामला ये है कि इस वक्त आप जानते हैं कि 5 अगस्त को वैसे तो पीटीआई का ये ख्याल था कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी, अब पेशावर में जलसा होगा, कहाँ कहाँ पे जलसे जुलूस करेंगे उस पर भी बात करेंगे। जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को हड़ताल की कॉल दे रखी है। सितंबर, जिसे सितमगर कहा जाता था हमारे सियासी हलकों में, वो लगता है इस दफ़ा अगस्त से ही शुरू होने को है। क्या हालात, ये जो पॉलिटिकल मामला है, ये जो इस वक्त हब्स बना हुआ है, ये जो सियासी इस वक्त सख्त गर्म मौसम है, ये कहीं नाकाबिले बर्दाश्त तो नहीं हो जाएगा। इस सब पे बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ होंगे, और अमजद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं अमजद इकबाल साहब आपके पास आऊँ कि उधर थोड़ा इसका न्यूट्रल तज्जिया पहले ज़रूरी है इस मामले के ऊपर। क्या हुआ है पीपल्स पार्टी? आप समझते हैं कि उनके जो इल्ज़ामात हैं, ये धांधली की जो आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि कल मैं एक रिपोर्टर से बात कर रहा था, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं पीपल्स पार्टी को ही कवर करते हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ लाहौर की हद तक जितने मैंने एरियाज़ कवर किए वहाँ कोई ख़ास पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं था। अलबत्ता वहाँ मुजफ्फराबाद में या दीगर जगहों पे हो सकता है, कुछ जगहों पे वोट भी नहीं पड़े। आज अजमा बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कह रही थी कि 3 वोट थे एक जगह पे, वो तीनों ही मुस्लिम लीग नून को पड़ गए, पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं पड़ा। तो वाकईतन आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ धांधली हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वोट पड़ने की या वोट बैंक होने की बात है, उसको अगर आप, चूँकि जिन हलकों का आप जिक्र कर रहे हैं वो पंजाब में है और महाजरीन की सीटें, और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है उस तरह से, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर होगा या सिंध के अंदर हो सकता है या किसी गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ पे नहीं है उस तरह से। और यहाँ पे नून लीग का वोट बैंक है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर 3 वोट थे तो वो 3 वोट लाजिम एक ही ख़ानदान के होंगे, एक ही फैमिली के होंगे, और वो किसी एक ही जगह पे जाने थे, और वो यकीनन पंजाब के अंदर थे तो वो नून लीग को ही गए होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखिए, अगर हम इसको लेके जाते हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर, तो वहाँ से 5 सीटें जीती हैं पीपल्स पार्टी ने, इसका मतलब है कि वोट बैंक है वहाँ पे, और उन्होंने जीता। हाँ, दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि नून लीग ने वहाँ से उनकी सादा अक्सरियत हो गई है और वो जीत गए हैं इलेक्शन। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना इस मामले में, जो अब तक की सूरत है। जहाँ तक रह गई धांधली के इल्ज़ाम, देखिए, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि ये एक, चूँकि इलेक्शन के दौरान का एक बयानी हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा, वहाँ पे भी इसी तरह के सख्त बयानात थे, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद ये बयानात और ये सारी फ़ज़ा नॉर्मल हो जाती है, वहाँ पे हुकूमत भी बन जाती है, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ गया है कि वहाँ एक दिन इलेक्शन हुए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुकूमत का कह दिया। अब ये मरहलावार हो रहे हैं, और मरहलावार होने के साथ साथ फिर अगला तीसरे मरहले से पहले ही यहाँ हुकूमत भी तकरीबन बन चुकी। अच्छा, इसमें ना नौशाद साहब 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जिस तरह से मरहलावार होने की वजह से कुछ थोड़ा सा इसमें ये लंबा हो गया काम।
अदरवाइज अगर एक दिन होते और क्यों हुए मरहलावार वो आपको भी पता, सब जानते हैं कि जो वहाँ पे जो सूरत हाल और उस मामला थे ऐसे कि जिसकी वजह से ये मरहलावार कराने पड़े सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जी कि एक जो सियासी तौर पर इख्तलाफात है, जब तक आप दो जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ या तीन जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने वोटर्स को कायल नहीं करेंगी, नहीं बताएंगी, अपना बयानिया नहीं देंगी, उस वक्त तक क्या क्यों वोट मिल सकते हैं उनको। लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, यकीनन ये जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला ख़त्म होगा तो ये हमें नॉर्मल चीज़ें नज़र आ जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और इसमें एक फैक्टर को मैं सिर्फ एक जुमले में कहूँगा, आप ये देखिए कि इस सारे मामले में आपको हम डिस्कस करते थे प्रोग्रामों में पहले किसी और जमात को, तो इस सारे प्रोसेस में, इस सारे अमल में जब से ये इलेक्शन हुआ वो तीसरी जमात कहाँ पे डिस्कस हो रही है। ठीक है, इस पर बात कर। जुल्फिकार बदर साहब, ये जो अब मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि इसको कोई ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा, इस मैंडेट को कोई तस्लीम नहीं करेगा, मसाइल हल नहीं होंगे। चंद साहब भी, आप कायरा साहब भी और दीगर जो आपके लीडर्स हैं वो तो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि इलेक्शन छीन लिया गया और ये किया गया और वो किया गया। आपको क्या लगता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए उनके इल्ज़ामात अपने तौर पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो दुरुस्त भी हैं, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी होने के नाते क्या इस हुकूमत को आगे चलने देगी? क्या वो ये चाहेगी कि वो इस इत्तेहाद से बाहर निकल जाए? क्या स्ट्रेटजी होगी अब पीपल्स पार्टी की मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए, ये जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है या जो भी उसको मनूवर किया गया है, मामला किया गया, पीपल्स पार्टी की बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, सीट्स थी जो कि जीतने वाली थी, उनको कुछ वोटों से हरा दिया गया या उनको मनूवर कर लिया गया, मैनेज कर लिया गया, जो भी कह दें। और पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं के बयान, आप ये समझ लें कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, ये तनाव बढ़ जाएगा एक दूसरे के साथ और ये जमहूरी तौर पे नुकसान पहुंचेगा, ये हुकूमत को भी नुकसान पहुंचेगा। और आने वाले टाइम पे ये जो एक मामला चल रहा था खुशउस्लूबी के साथ चीजों को लेके चलने का, उस तमाम चीजों को जो है एक डैमेज आया है इस इलेक्शन से। और ये कोई अच्छा जो है ओमेन नहीं है इस इलेक्शन का, इस तरह मनूवर करके करवाना। तो लेकिन देखते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है वो बहुत मैच्योर है और बैठ के जुल्फिकार साहब का मेरा ख्याल है सिग्नल का मसला है। डॉक्टर जुल्फिकार साहब, बड़े इल्ज़ामात आप पर अब जो है ना पीपल्स पार्टी खुल डुल कर लगा रही है और बड़ी सख्त बात भी कर रही है, कुछ अंदिये भी दे रही है, ना सिर्फ नताइज ना मानने के अंदिये दे रही है बल्कि कहीं ना कहीं ये डिबेट भी अब शुरू हो चुकी है कि क्या इस हुकूमत में रहना चाहिए इत्तेहादी के तौर पे कि नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो गवर्नर जो है साहिबान को फारिग कराए जाने की बात कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स की बात होगी। ये इत्तेहाद जो है आपको कुछ चलता नजर आ रहा है, या फिर जो हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि बस ये इलेक्शन होगा, नताइज आएंगे, उसके बाद सब फिर उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे? इंशाल्लाह जी, पहली बात तो ये है कि ये एक, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो हर जमात जो है वो कोशिश करती है कि वो अपने उम्मीदवारों को की इंतखाबी मुहिम चलाए, फिर उनको कामयाबी की तरफ ले जाए। और पहले देखें, हमारे पीपल्स पार्टी और हम इत्तेहादी हैं, हम कोई एक पार्टी नहीं है, ना हमारा कोई एक निशान है। हम आपस अपने अपनी बात करते हैं और अपने अपने मंशूर के मुताबिक चलते हैं। तो बाकी बात रही आपने कि इसके बाद इत्तेहाद का क्या बनेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस इत्तेहाद में कोई मसला आएगा। ये ठीक है, ये इंतखाबी अमल की एक तलखियां होती हैं। और देखें, सदर साहब बुलाएंगे, इधर से सागदार साहब जाएंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, देखिए, हमने तो बड़ी फराक दिली से, आपको पता है, गिलगित वाले इलेक्शन में मुबारकबाद भी दी और उनको कहा कि हुकूमत बनाए। और हमें उम्मीद है कि हमारे भाई भी हमें जब थोड़ा सा जज्बात को साइड पे रख के तो वो अपना काम देखेंगे। तो मैं अब यकीन से कहूँ, एक तो ये एक मीडिया पे तो चलो हम लोग अपने अपनी पार्टियों का दिफा करते हैं। मैंने वहाँ पे कश्मीर के लोगों से भी पूछा, दोस्तों से भी पूछा, हकीकत में ये तो है कोई इक्का दुक्का कोई वाकयात जो है वो हर जनरल इलेक्शन में होते हैं, वो पाकिस्तान में हो या आज़ाद कश्मीर में हो या गिलगित में हो।
लेकिन धांधली वाली बात जो है ये बिल्कुल नहीं है। हमारे अपने इलेक्शन महाजरीन के सीटों के हुए हैं, मेरे अपने 25 पोलिंग स्टेशन, मैं आपको कहें तो मैं सबके रिजल्ट भी भेज देता हूँ, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंटों ने खुद दस्तखत किए हुए हैं और किसी किस्म का वहाँ पे धांधली का या रिगिंग का कोई उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। ये देखें ना, ये एक नेचुरल बात थी कि पंजाब में हमारी हुकूमत थी, वो लोगों को हमारे साथ काम होता था, वो उन्होंने हमारे साथ उनका ज्यादा है अपना डीलिंग, तो वोट उन्होंने हमें कास्ट करने थे। और बाकी आप कश्मीर में ओवरऑल जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका भी एक ट्रेंड होता है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो पहले ही वहाँ पे एक सिलसिला चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म का, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मैच्योर है। इंशाल्लाह इसके बाद आपस में बैठेंगे, अगर कोई छोटे मोटे एक दूसरे पे इतराजात हुए तो उनको अकॉर्डिंग टू कानून आइन और अकॉर्डिंग टू एक एडजस्टमेंट जो हमारा मिसाके जमहूरियत है उसको लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। इस पे कोई मेरा नहीं ख्याल को कोई ऐसा अपसेट हो या इस किस्म की कोई बात हो, क्योंकि देखें अगर हमारी कोलिशन डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ पाकिस्तान पे नून लीग का नहीं सिर्फ मसला, देखें ना दूसरी साइड भी जो है वो एक किस्म का पूरा सिस्टम डीरेल होता है। ठीक है। कुरैशी साहब, मैं जो बात अभी अमजद साहब ने की है ये बड़ी अहम है कि इस इलेक्शन के अंदर चूंकि आप लोग नहीं थे, मतलब वो निशान आपको नहीं मिल सका, आपने फिर आज़ाद भी इलेक्शन लड़ना मुनासिब नहीं समझा, जिसका नुकसान ये है कि आज जो डिबेट है वो पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर हो रही है, तमाम प्राइम टाइम शोज़ के अंदर सिर्फ बात इन्हीं की हो रही है, पीटीआई कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, पीटीआई कहीं अंडर डिस्कशन नहीं है। ये जो मामला है ये किस हद तक पार्टी को जो है वो नुकसान दे सकता है? आप 5 अगस्त को एहतजाज की बात कर रहे थे, वो भी आपको लगता है कि वो आप फुल फ्लेज कर सकेंगे? और दूसरा ये कि लाहौर की हद तक या पेशावर के अलावा यानी केपीके के अलावा आपकी क्या स्ट्रेटजी है ओवरऑल मुल्क के अंदर ये 5 अगस्त के एहतजाज की? बिस्मिल्लाह, हमारा नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने सवाल भी पूरा कोई 5-6 मिनट का कर लिया, अब इसका जवाब भी उसी तवाला से दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि कोई शख्स अगर ये कहता है कि जी तहरीक इंसाफ ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती तो वो अपनी तबीयत किसी अच्छे से हकीम को किसी मौलिज को दिखाए, उसको दवाई की जरूरत है। इलेक्शन अगर तहरीक इंसाफ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये जो भानमती का कुनबा इकट्ठा है, ये जो एक दूसरे के कपड़े रोज टीवी चैनल्स पे और अखबारात में और सोशल मीडिया पे बरहना किए जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं, ये क्या है जनाब? ये कौन सा निजाम है कि जिसमें फेडरल कैबिनेट के वुज़रा ये फरमा रहे हैं कि जी वजीर आजम पाकिस्तान तो अपनी नेशनल की सीट नहीं जीते। आपने नहीं सुना शर्जील मेमन साहब को, आपने नहीं सुना निसार खोड़ो साहब को, आपने नहीं सुना हसन इकबाल साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को। वो दूसरी जमात फरमाती है कि जी अगर हम 47 पे हैं तो ये सदर पाकिस्तान किस हैसियत से बैठे हुए हमारे सदर में। तो मेरे भाई ये तहरीक इंसाफ ही है जिसकी वजह से ये दोनों जमातें, अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे भट्टी साहब कि जी हम 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारा अपना अपना आइन है, अपना अपना मंशूर है, अपनी अपनी क़यादत है, बाकी बातें ठीक है। मंशूर इन दोनों जमातों का एक है कि पाकिस्तान की आवाम को जिस हद तक हो सकता है, जिस कदर हो सकता है और जितनी जल्दी हो सकता है बेवकूफ बनाया जाए, पाकिस्तान के वसाइल को बैरून मुल्क मुंतकिल करके अपने बच्चे बाहर पढ़ाए जाए, हेल्थ सिस्टम के लिए बाहर जाया जाए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बाहर जाया जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर की जाए बैरून मुल्क। और यहाँ सिर्फ इक़्तिदार में, ये सब लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तमाम अरकान असेंबली की बात नहीं कर रहा, इन जमातों पर जो अशराफिया काबिज है, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज वो हैं जहां जो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज हैं, जहां कोई आम वर्कर तसव्वुर भी नहीं कर सकता किसी भी तरह से पार्टी की टॉप लीडरशिप में जाने का। वो सिर्फ इनकी कासलेसी करेगा, इन फैमिलीज की, इनकी खुशामद करेगा और अपने हिस्से की नौकरी करेगा। तो तहरीक इंसाफ कुरैशी ये बानी के होते ये मुमकिन है उसके अंदर पीटीआई में ये जो बात जो आप कह रहे हैं, क्या ये माइनस इमरान खान को पीटीआई एग्जिस्ट करती है या हो सकती है? नहीं, आपने नहीं देखा उस्मान बुज़दार की सूरत में चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपने नहीं देखा परवेज खटक साहब को, महमूद सर ये फेडरल मिनिस्टर सारे रिश्तेदार तो नहीं है ना किसी के, या जो सिंध के अंदर गवर्नमेंट बनी हुई है वो सारे कोई जो भुट्टो खानदान के या जरदारी खानदान के लोग तो नहीं है? आप जाके देखें कौन चला रहा है हुकूमत वहां जरदारी साहब के, जरदारी नाम के एक वजीर हैं, उनसे पूछिए जरा, करें ना थोड़ा, निकले लाहौर से बाहर, जरा कराची इन्वेस्टिगेट करें जाके कौन चला रहा है, कौन चला, आदि किसे कहते हैं और कौन। बुज़दार साहब को भी तो इसीलिए लाया गया था कि इमरान खान साहब चलाना चाहते थे पंजाब।
वो आपकी राय हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी, जैसे कि आपकी राय है लॉर्ड वो अली मोहम्मद का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका 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 मानना ना मानना आपका हक है, सर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये किसी शख्स का कहना कि जी तहरीक-ए-इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं सर, उन्होंने उसका इलेक्शन इलाज में तो कहा सर- था, उसका इलाज आपने तो सर आपके, इलेक्शन में कहा था कि इलेक्शन में नजर नहीं आ रही, इलेक्शन की डिबेट में नहीं है, ये कहने का देखिए, मकसद था। जी 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 जी, देखिए अगर किसी ने इस सारे खेल तमाशे का, इस कठपुतली ड्रामे का, इस नौटंकी का नाम इलेक्शन रखा है, तो सर ऐसे इलेक्शन इन्हीं को मुबारक हो जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनका फेडरल मिनिस्टर आकर ये कहते हैं जी सिस्टम कोलैप्स कर गया, लैपटॉप से आपकी नौजवान जनरेशन मुतमईन नहीं होगी, वजीर आजम 10 की बजाय 20 घंटे काम करे, सिस्टम खत्म हो गया। मतलब इस अनाउंसमेंट के बाद कोई चीज बचती है? होना तो ये चाहिए था, या तो ये फेडरल गवर्नमेंट इस्तीफा देती या उन वजीर मौसूफ से इस्तीफा लिया जाता, लेकिन कमाल की खामोशी है, पूरी कौम की तवज्जो उस असल इशू से हटाकर ये कश्मीर के इलेक्शन पे, जहां ना कोई वोट डालने आया है ना कोई वोट डले हैं, ये सारे फॉर्म 47, 45 और 49 की अरेंजमेंट करके ये इलेक्शन करवा दिए गए हैं। इसमें तो कश्मीरी अवाम है ही कहीं नहीं। ये कौन से कश्मीर के वो लोगों ने इसमें तो इलेक्शन आजाद हिस्सा लिया? कश्मीर के इलेक्शन हाँ, कमिश्नर साहब फरमाते हैं कि 45 पॉइंट समथिंग की टर्नआउट जो है वो मीरपुर में था और 53 का तकरीबन इसमें है रोक मुजफ्फराबाद। सकता है, वो तो कह सकते थे 500% वोट कास्ट हुआ, वो तो कह सकते थे भाई जो मरहूमीन है, जो फौत हो चुके हैं, उन्होंने भी आगे कब्रिस्तानों से वोट डाले हैं, या वो बच्चे जिन्होंने भी पैदा दुनिया में होना है उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया। यहाँ तो सब कुछ हो सकता है ना, बगैर मुर्गी के अंडे और बगैर अंडे के मुर्गी, ये इसी दौर में मैंने देखी है। यहाँ हर वो कुछ हो सकता है जो साहिबान इक़्तिदार और इख्तियार चाहेंगे, लेकिन भला हो एक फेडरल मिनिस्टर का जिन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के सामने बैठकर इस पाप की हांडी को बीच चौराहे में फोड़ दिया। अब सर कश्मीर का इलेक्शन इशू नहीं है, अब इशू कश्मीर है, इशू पाकिस्तान है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, वो उसके ऊपर भी क्राइस्ट साहब बात करते हैं। अब जरा उसी पर करें बात, उसी पर करें बात। जी उस पर भी करते हैं, उस पर भी करते हैं। मैंने कोई बात नहीं है कि इंट्रो में नवाज शरीफ साहब का उस बयान का हवाला दिया है, उस पर भी बात करते हैं। ये जो अब बात कही जा रही है बदर साहब, ये प्रॉब्लम ये है कि आप जब एक दूसरे के गिरबान नोचेंगे, एक दूसरे को बरहना करने की कोशिश करेंगे, तो फिर देखिए फिर मौका तो सबको मिलेगा कि आप जो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो अब चाहे वो शजीब मेमन साहब हों, चाहे वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, चाहे इधर से फिर अज़मा ज़ाहिद बुखारी हों या दीगर, जब आप एक दूसरे के बाल नोचेंगे तो अल्टीमेटली फिर लोग तमाशा तो देखेंगे ना बदर साहब। ये जो मामला है, ये किसी हद तक तो वो ठीक कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले के, हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम तो इससे बाहर ही अच्छे। और खैर वो डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब से पूछेंगे, जिस तरह के इलेक्शन वो कह रहे हैं, क्या वो इलेक्शन थे कि नहीं थे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये बताइए कि ये इससे क्या हासिल होगा, ये सारे जो एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू का नतीजा क्या निकलेगा? शाह साहब, असल बात ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज के ऊपर रियलाइज कर चुकी है और उसकी लीडरशिप इतनी मैच्योर समझती है कि हमें अखलाकियात और जातियात को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे के ऊपर बात करनी है, किसी की जात के ऊपर बात नहीं करनी। मियां साहब की भी इज्जत करते हैं, मरियम साहिबा की भी इज्जत करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो रहा है, 2024 का भी आपने इलेक्शन देखा, तो मद्दे मुकाबिल नून लीग थी, तो नून लीग के खिलाफ बात करनी थी, किसी की जात पे बात नहीं की। अगर आज गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे धांधली हो रही है, तो धांधली की आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर हम ये नहीं कहेंगे कि ये धांधली ज्यादती हो रही है, तो चुप करके बैठे रहेंगे, तो ये तो फिर अपने आप से ज्यादती है। तो ये एक दूसरे के कपड़े उतारना या ऐसा करने वाली बात नहीं है, ये लोगों को अवेयरनेस देने वाली बात है। देखिए, वो हमारे पे इल्जाम लगाए, और मैं तो हैरान हूं कि किसी जो बंदे ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की या सारा मामला किया, मेरा ख्याल से असगर खान केस 1990 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, असगर खान केस का फैसला नहीं पड़ा, 97 का इलेक्शन का नतीजा नहीं देखा, 2013 का, 2024 के इलेक्शन का नतीजा नहीं देखा, और तहरीक इंसाफ वालों को ये पता होना चाहिए कि 2018 के कैसे इलेक्शन हुए। हम किसी की जात पात की बात नहीं करते, हम तो ओवरऑल एक सिस्टम की इलेक्शन की बात करते हैं कि किस अच्छा, चले ये बताएं, मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार के पास भी जाना है, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल कर दूं जुल्फ़िकार बदर साहब, जो मीरपुर का इलेक्शन हुआ उस पर आपने धांधली का इल्जाम लगाए, कितने अब तक आप इलेक्शन जो कंप्लेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन को जमा करा चुके हैं, और कल का जो मुजफ्फराबाद का है इसमें आपने कितनी कंप्लेंट्स अब तक कराई हैं? देखिए, मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर,
क्योंकि ये पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर वाले अस्मा जाहिद बुखारी साहब कहती हैं कि अभी तक एक कंप्लेंट भी फाइल नहीं की गई, ये उनका दावा है। देखिए, उस्मा बुखारी साहबा भी मेरी तरह इधर ही बैठी हुई है, और उस्मा बुखारी साहबा की भी आप अगर पुरानी रीलें निकाल के देख लें तो वो मरियम नवाज साहबा के बारे में भी बात करती थी। आने वाले टाइम में फिर आप देखेंगे कि वो दोनों पार्टियों के बारे में दोबारा बात कर रही होंगी किसी तीसरी पार्टी में जाके। तो लिहाजा हम किसी की जात बात के ऊपर बात नहीं करना चाहते। जो कंप्लेन्स है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में AJK में फाइल कर दी गई हैं, और उनका प्रॉपर जो है वो फाइल किया गया, और आप बाकी चीजें जो है वो एविडेंस हम बताएंगे कि ये चीज है, और उसकी लीगल फाइट करेंगे। जिन सीटों के ऊपर हमें रिजर्वेशन है कि वो हमारी जीती हुई सीटें थी और हमें हराई गई। ठीक है, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर जुल्फकार से पूछते हैं कि जो PTI जिस तरह से कह रही है कि ये तो इलेक्शन थे ही नहीं, जिस किस्म के इलेक्शन हुए हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले नदीम कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने जो इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में हुए हैं उसे बग़ैर मुर्गी के अंडा और अंडे के बग़ैर मुर्गी, यानी जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये आप पे डॉक्टर जुल्फकार साहब आपकी हुकूमत के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया, और दूसरा जो बेबसी दिखाई है हुकूमत की वो भी बताई है उन्होंने कि जनाब एक वज़ीर साहब जो हैं मौसूफ, जो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बाद ना आपने उनसे इस्तीफ़ा लिया, ना उन्हें कबीना से बाहर किया, उल्टा जो है कायद साहब फरमाने लगे कि इदारे जो हैं और हुकूमत का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। क्या ये उनके इस बयान से, या जिस आइनी तरमीम की अब बात की जा रही है सूबों के लिए कि जी वो ना हुई तो फिर ये हुकूमत लपेट दी जाएगी, या इस तरह के मामलात, इस तरह की डिबेट, ये किस हद तक कमज़ोर हो चुकी है हुकूमत के वो इस काबिल भी नहीं है कि वो जो है वो काबीना के अपने वज़ीर को कोई उसकी चलो कुछ नहीं तो उनसे पूछ ही लें जनाब क्या मसला है, आप किसकी साइड पे हैं, किसके कहने पर पैगाम दे रहे हैं, क्या चक्कर है सर ये? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि जो ये इंतखाबात हुए, ये जैसे मैंने पहले अर्ज की है कि मैं आपको अपने इलाके का भी रिजल्ट भिजवा देता हूँ, और वहाँ पे इन्होंने कुछ कोशिश, बेशक इन्होंने बाइकाट किया, फिर भी इन्होंने कोई आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाला है। लेकिन देखें, इन्हें अंदाजा था कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, तो इसलिए इन्होंने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई क्योंकि इतने गुस्से में हैं और वो आइन और कानून की बात करते हैं, मैं उन्हें अपना 2018 वाला इलेक्शन याद कराना चाहता हूं कि अगर वो सियासत से वाबस्ता हैं और वो हर चीज को जानते होंगे तो उन्हें कहा, मैं बता दूं कि सरगोदा में 2018 में जो इलेक्शन रिग हुए थे उसमें मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे, और इन्होंने आमिर सुल्तान चीमा साहब को जितवाया था, और मैं 3.5 साल मैं कोर्ट से लड़के फिर दोबारा मैं बहाल हुआ हूँ। मैं पहले साल MNA रहा, फिर आखिरी साल MNA रहा, और मेरी फैमिली पे, मेरे 3 बेटों पे, मेरा एक बेटा कनाडा रहता था, एक बेटा मेरा जापान है, एक बेटा डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, उन तीनों पे, और मेरी वाइफ घरेलू औरत थी, उस पे भी इन्होंने मुकदमा दर्ज करा, हालांकि वो घर से बाहर नहीं निकलती। तो ये एक ऐसी बातें हैं कि यहाँ टीवी पे बैठ के जिन लोगों को ये इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, यहाँ लोग इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, वो लोग जो हैं वो यहाँ बैठ के उनको ये बातें करनी बड़ी आसान होती हैं कि जी ये वहां पे उस वक्त रिगिंग हुई थी, इधर रिगिंग हुई थी। भाई आपको अपना 2018 वाला सीन भी याद करना चाहिए कि आपने क्या क्या किया। हमने तो नहीं किया, हमने तो फिर भी ये इसको फेयर कराया, आपने क्या किया। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, ये बैठ के और तो कोई बात कर नहीं सकते, ये सिवाय तनकीद के और फिर आइन कानून की बात करते हैं। इनके तो लीडर कहा करते थे मैं नवाज शरीफ साहब का AC उतारूंगा, हालांकि देखें ना प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जाके दूसरे कंट्रीज में तकरीरें फरमाते थे। इनके अपने लीडर कहते थे कि मैं एजेंसियों से अपना कोरम पूरा करवाता हूँ, इनके लीडर कहते थे कि जी अगर लोग थक गए अब इस बात से। अब जो नई बात मोहसिन नकवी साहब ने की है, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा उस पर भी रोशनी डाल दें। ये तो अब इलेक्शन का तो हमारा काम ही यही है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं इनको जरा थोड़ा सा याद करा रहा हूँ। अब रही मोहसिन नकवी साहब वाली बात, देखें अगर इनके उस वक्त कोई मिनिस्टर बात करता था तो ये कहते ये हर बंदे का इज़हार आज़ादी का एक तरीकाकार है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब ने बात कर ली है
तो कोई बात नहीं है। वो उन्होंने एक जर्नल एज ए होल एक निज़ाम की बात की है, तो क्या इसमें कोई झूठ है कि ये निज़ाम जब से चला है अदालतें अपना रोल अदा कर रही, पूरा सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने उस सिस्टम की तरफ गया है। तो इस सिस्टम में कोई सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौजूदा दौर तो नहीं है ना। आप जब से पाकिस्तान बना है आपके सामने है सारी पिक्चर, आपके सामने है कि अगर आप देखें यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, यहाँ पे कोर्ट्स ने क्या किया, पॉलिटिशियन ने खुद क्या किया, कोई तबका ऐसा है, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, आपके मीडिया ने क्या किया। मैं कहता हूँ सबको अगर आप सारे जो स्टेक होल्डर हैं आप सब स्टेक होल्डर्स को दें तो कोई भी नहीं बचता। ये तो ऐसे शर्म एक दूसरे पे हमने गंद उछालने वाली बात है ना। अगर हम इस निज़ाम को लें तो हम सब में गलतियां हैं और हम सब ने माजी में गलतियां की हैं। हमें अभी इसका हल ये नहीं है, इसका हल ये है कि हम उस मामलात को छोड़ें, आगे हम पाकिस्तान की तरफ देखें, हम एक देखें आप आपस में बैठ के इस मुल्क को लेके आगे चलें, ताकि जो लोग बेचारे यहाँ की गरीब अवाम है या यहाँ के अवाम है वो पिस गए हैं। हम और आप तो यहाँ टीवी पे बैठ के बहस करके एसी कमरों में चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या बनता है, वो हमने जिनकी राय को भी डिवाइडेड कर दिया, जिनके राइट्स को। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं अमजद साहब, ये जो आप बात है, इल्जाम तो लगाते हैं इलेक्शन का, ये हमारा तो बिल्कुल वतीरा है ना, मतलब ये अंदाज ये है, कभी शायद होगा कि हारने वाली जमात ने जो है ना वो किया हो। ये गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर ने मुबारक दी थी, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये हमने देखा ही नहीं किसी इलेक्शन में। अब मसला ये है, ये जो अभी डॉक्टर जुल्फिकार साहब मिल बैठे, ये मिल कैसे बैठेंगे? मिलने का तो मामला है ही नहीं। देखिए ना, आप पीटीआई के पास 100 आर्गूमेंट है, वो कहते हैं जी आप तो हमें निशान तक नहीं देते इलेक्शन लड़ने, और फिर इन दोनों जमातों ने कहने को ये जमहूरी हैं, लेकिन इन्होंने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई है कश्मीर में। चलो वहाँ नहीं हो सका इलेक्शन, जो इंतखाबात 2024 में हुए उसको अलग छोड़ दें, आज़ाद कश्मीर में भी उसको जो है ना वो नहीं इस काबिल रखा कि वो इलेक्शन लड़े, सामने आए। देखिए, जहाँ तक पीटीआई की बात है ना, जो आप वो बात कर रहे हैं, उनका मामला थोड़ा सा अलग से आप उसको रख के अगर हम सिस्टम की बात कर लें, जिसके ऊपर चूँकि ये बात हो रही है, क्योंकि पीटीआई का मामला आपको पता है वो जहाँ पे चल रहा है और तरफ से चीज़ें हो रही हैं और अदालतों में भी है मामला, और उनका निशान भी गया, कहाँ से गया, कैसे गया, ये एक अलग बहस, हम उसको इसमें शामिल नहीं करते। लेकिन जो सिस्टम की बात मोहसिन नकवी साहब ने की, या जिसका आप कर रहे हैं, जिस पे पीटीआई बनने में या नून लीग बनने में या पीपल्स पार्टी बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। देर नहीं लगती, मैं देर की बात नहीं करता, लेकिन वो हरकतें भी तो करना पड़ती है ना। अब किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, अगर, लेकिन मामला ये है कि जी कि वो कुछ करना पड़ता है ना, फिर वो आप अगर वो चाहते हैं कि वो आपके साथ हो, तो फिर वो आप अगर वो करेंगे तो वो, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब ने बात की, आप पहले ज़हन में ये रखिएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने ये किस जगह ये बात की, वो फोरम क्या था, वो क्या वहाँ पे फंक्शन क्या था जहाँ पे ये बात हुई है, और वहाँ पे लोग क्या बात कर रहे थे, सारा उस माहौल को आप ज़हन में रख के देखेंगे। तो उन्होंने जो सिस्टम की बात की कि ये सिस्टम, तो हर बंदा ये बात कहता है कि ये सिस्टम आम आदमी को कुछ नहीं दे पा रहा, ये आज की बात नहीं है, ये इससे 3 साल पहले भी यही सूरत हाल थी, उससे 4 साल पहले भी ये सूरत हाल थी, जैसे अभी जुल्फिकार साहब भी बात कर रहे थे कि ये उससे पहले भी यही रहा, हमेशा से रहा। अब उसको बेहतर करने की जो बंदा बात करे तो हम कहें कि इसको कबीना से निकाल दो, इसको ये, अभी ख्वाजा आसफ ने 2-3 दफ़ा ये बात की है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इसको ये अंदर बैठ के देखें, हुकूमत के खिलाफ बातें कर देता है बंदा, इसको ये सख्त बात इसको नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म की ख्वाजा आसफ ने की 2-3 दफा, अभी रिसेंटली बात। तो अगर नहीं निकाला, और जो आपने बात की, देखें मियां नवाज शरीफ ने जो बात कही कि जी इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त ज़रूरत है इत्तेहाद की। आप जिस तरह के हालात में इस वक्त गुजर रहे हैं, को हालात के इंटरनेशनली आप देखें, इर्द गिर्द के हालात को देखें, मैं मुल्क के हालात की बात नहीं कर रहा, उस वक्त जब आप देखें अपने इर्द गिर्द को, इस वक्त अगर अंदर ये चीज़ें आप पैदा करेंगे, इसी को बुनियाद बनाकर के उसने ये बात क्यों की है, तो वो नुकसान तो होगा उसमें। वैसे हालात कभी बदले नहीं, वैसे पिछले 70 मैं साल में उन हालात की बात ही नहीं कर रहा, हैं। मैं उन हालात की बात ही नहीं कर रहा, वो आपकी बात ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो इस वक्त इंटरनेशनली हमारे जो इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसमें, और ये हमारे अंदर भी जो कुछ अमन-ओ-मान के हवाले से हो रहा है, जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, और जो कश्मीर के अंदर भी जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, प्रॉब्लम्स, वो उनका जिक्र करना चाहिए ना, उनको हमें आंखें बंद करने से वो ख़त्म तो नहीं होती। अब मामला ये है कि अगर वो चीज़ें आप ख़त्म करना चाहते हैं, उनको हल करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो आम आदमी के हवाले से बात है कि जी क्या ये जो नई निचली सतह तक जाने चाहिए, इख्तियारात जाने चाहिए,
क्या ये अगर जो वज़ीर आला किसी भी सूबे का हो, चाहे पंजाब का हो, सिंध का हो, वो सारा कुछ अपनी मुट्ठी में कायम हाँ जी, वो तो कोई भी कराने को तैयार नहीं है। वो बल्दियाती इंतखाबात देख लेना, तो आपके ये मैं बल्दियाती उसी की इदारे बात कहीं पर कर भी रहा नहीं हूं। एग्जिस्ट करते मैं हैं। वही बात करना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं करवाए जाते बल्दियाती, क्यों नहीं उनको एम्पावर किया जाता, क्यों नहीं उनको फंड दिए जाते। आप लोगों के मसाइल हल करें। इसके ऊपर अगर कोई बात करता है कि यार इसके ऊपर सोचें कुछ, तो वो मैं तो ये समझता हूं कि वो बड़ी अच्छी बात है और हुकूमत को उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। नदीम कुरैशी साहब, एक तो ये मैंने आपसे सवाल किया था कि 5 अगस्त के हवाले से जो आपका एहतजाज है, उसके हवाले से थोड़ी सी हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि क्या है स्ट्रेटजी, क्या है, क्या एहतजाज होगा। दूसरा, ये जो बात की है अमजद साहब ने, आप भी कहते हैं, सारे कहते हैं, हम इंडिविजुअली शायद आज चेहरे बदल गए हैं, लेकिन हालात तकरीबन वही के वही हैं। हमारे पॉलिटिकल भी, हमारे मुआशी भी और दीगर इंटरनल हालात भी वैसे ही हैं। इंटरनेशनल को अगर हम थोड़ा एक साइड पे रख दें, कब हमें ये सोच आएगी, समझ आएगी, और कब हम मिल बैठेंगे, कब बैठकर बात करेंगे, कब इस मामले को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो एक्चुअली जिसकी नुमाइंदगी के लिए हम असम्बलियों तक जाते हैं, वो आम आदमी का किस तरह से सोचेंगे और उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए कब काम करेंगे? देखिए, आपके पास पहले सवाल का जो पहला हिस्सा है 5 अगस्त। 5 अगस्त वो दिन है जब पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर को, जिन पर 100 से ज्यादा मुकदमात कायम किए गए, जो साबिक वजीर आज़म थे, और उन तमाम मुकदमात में वो बाकायदा अदालतों में पेश हो रहे थे, कभी पिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी किसी शहर, उनको सजा देकर पाबंद सलासल किया गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से 26वीं तरमीम आई, जिस तरह से आईनी अदालतें बनी, जिस तरह से उनको 3 साल हो गए उनको, उनकी गिरफ्तारी को, और 7-6 माह हो गए उनको आइसोलेशन में, तो जाहिर है पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। आज भी जिस तरह से पंजाब में अब 3-4 रोज से क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जैसे ही कोई एहतजाज आता है तो वो पुलिस जिसने मुजरमों को सड़कों में छोड़ा हुआ है कि लोगों को कत्ल कर दिया जाए, मोबाइल छीन लिए जाए, लोगों को जो मर्जी तकलीफ पहुंचा दी जाए, वो पुलिस एक्टिव हो जाती है। वर्कर्स के घरों पे लिस्टें बनी होती हैं, वो तमाम लिस्ट तकसीम हो जाती है मुख्तलिफ इदारों के पास, और लोगों के घरों पे क्रैकडाउन शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की और एहतजाज किए हैं। अभी जैसे आपने देखा, अलीमा खान साहबा ने केपी में पूरी स्ट्रीट मूवमेंट की, और वहां जो रिस्पांस था वो पूरी दुनिया ने देखा है। हमारा जो नेशनल मीडिया वो ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोगों की विश का, लोगों की नब्ज का पता चल जाता है। तो हम 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, पुरअमन करेंगे। अब उसको जो भी रंग दिया जाए वो अलग बात है। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। आप, मैं, हर वो शख्स जो इस मुल्क से प्यार करता है, और जो शख्स इस मुल्क में रहता है, वो जाहिर प्यार करता है, वो चाहता है कि यहाँ के हालात बेहतर हो। हम ये 3rd जनरेशन है, बल्कि 4th जनरेशन है आजादी के बाद, जो अब होश संभाल कर इस सारे निजाम को देख रही है, बिलखुसूस एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पार्ट ऑफ द असेंबली। मैं आज भी समझता हूं जितनी तबाही 85 के बाद, वो गैर जमाती इंतखाबात के बाद इस मुल्क के निजाम की हुई है, वो माजी में नहीं हुई थी। हमने कभी नहीं पढ़ा किताबों में कि जुल्फकार अली भुट्टो पे, या डॉक्टर मुबशर हसन पे, या अबदुल मंटो पे, या उस जमाने के जो पॉलिटिशियंस थे, कौसर रियाजी साहब थे, या जमात इस्लामी थी, मुस्लिम लीग नून तो नहीं थी कि उन पे इस तरह के करप्शन के इल्जाम लगते हो, वो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, वो इस तरह से शुगर मिल्स बनाते हो, उनके को बैरून मुल्क असासे हो। ये सारी खराफात गैर जमाती इंतखाबात के बाद सामने आई, और इस वक्त अपनी पीक पर है। पाकिस्तान में जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, बदनसीबी से वहां किसी नोयत का कोई जमहूरी निजाम नहीं है, ना बात जमहूरी सिस्टम है। 2-3-4 खानदान है, वो अपनी अपनी पोलिटिकल पार्टीज को कंपनीज की तरह चला रहे हैं। वहां लोग जॉब तो कर सकते हैं उनकी टर्म एंड कंडीशन पे, लेकिन कभी भी अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को वहां डोमिनेट नहीं करवा सकते। अभी वक्त है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां की 65% आबादी, 65% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, और बड़ा वाइब्रेंट नौजवान है, बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के हालात के साथ। वो नौजवान, वो डिजिटल दौर का नौजवान है। हम उसको सिर्फ बातों से, नारों से किसी सूरत भी अपने साथ अटैच नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और PMLN 2 बड़ी जमातें थी। आज आप देखें, ये हकीकत है। मेरा कोई जाती तासुब किसी जमात के साथ नहीं है। मैं भले तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं एक आम आदमी हूं। यकीन करें, ग्राउंड पे अब इन जमातों का नाम भी नहीं है। अगर बिलावल जरदारी इलेक्शन में लाहौर से और हुकूमती कैंपों पर हो, हवा भी उनकी साइड पर हो, तहरीक इंसाफ को बुलडोज कर दिया जाए, ना झंडा, ना कैंडिडेट, ना जलसा, और बिलावल जरदारी साहब को 13,000 वोट मिले, तमाम तब
उसके बावजूद, सपोर्ट के बावजूद। तो ये अलमिया और ये पीएमएलएन का हाल है। जिस रोज, और मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ पंजाब असेंबली में हमारे जो पीएमएलएन के दोस्त हैं, जो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, आप एक साफी है, आपको भी पता है इस बात का कि ग्राउंड पे अब इन जमातों के पास पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। ये लोगों की तवक्कुआत से बाहर चले गए। लोगों को पता चल गया कि मौजूदा निजाम अशराफिया का निजाम है, वो 2.5-3 लाख लोगों के को सपोर्ट करने वाला निजाम है, जिसका फायदा सिर्फ उन खानदानों को होगा जो इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं। आम आदमी तो, आप बच्चा तो जॉब के लिए परेशान है, आम आदमी तो यहाँ बिजली के बिल देने के लिए और पेट्रोल की कीमतें पूरी करने के लिए परेशान है कि मैंने पेट्रोल और अपने बच्चों का किचन कैसे चलाना है, जहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कुरैशी साहब। मैं जुल्फकार बदर साहब, ये जो अब सिनारियो खींचा है, अगरचे के बिलावल जरदारी साहब अगर हारे थे तो वहाँ से अता तारड़ साहब जीते भी थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हमारे भाई हैं छोटे, वो भी हारे थे। 13,000 वोट, मैंने वोटों की बात कर रहा हूं, 13,000 वोट बिलावल सर, 13,000 बिलावल के याद है। अता तारड़ साहब के आपने नहीं कोट किए, अता तारड़ साहब के कितने वोट थे, और जो जहीराबाद खोकर के कितने, वो सिफरें लगाई गई थी, वो सिफरें लगाई गई। वो आपकी मर्जी है ना, ये तो आपका मौकफ है, वो ठीक है आपकी जगह, आप अपने पर्सपेक्टिव पे बात जरूर कीजिए। मुझे रजा से पूछे, आप राजा परवेज अशरफ से पूछे, कमर जमान कायरा से पूछे, गवर्नर पंजाब से पूछे, वो यही कहेंगे। सर 2018 के बारे में भी सारी बातें उनसे पूछेंगे तो वो वही कुछ कहेंगे जो बाकी लोग कहते हैं। ठहर जाएं जरा, मुझे जुल्फकार बदर साहब, अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये ठीक है, जो भी थीसिस है पीटीआई का या नदीम कुरैशी साहब का, अपनी जगह वो ठीक है, काबिल एहतराम है जो समझते हैं। मसला ये है कि ये जिसकी बात वो कर रहे हैं 65% यूथ की, आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब ने भी कॉकरोच का हवाला देते हुए बात की थी, और वो किसी वजह से की थी। ये जो अब यूथ है, इसको कैसे, जो पार्टीज हैं, क्योंकि आप लोग तो लड़ने भड़ने में रहते हैं हर वक्त, ये जिस तरह के आप, मैं भी अगर ये देख रहा हूँ, ये सारे इल्ज़ाम आज इसी प्रोग्राम में देख लीजिए कितने इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा दिए गए। अब पॉइंट ये है कि इस सर्कस के अंदर आम जो यूथ है उसकी क्या अट्रैक्शन है, वो कैसे जो है वो जिस दुनिया से वो अटैच है, वो तो कहीं कोरिलेट ही नहीं करता। हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, कैसे वो इस मामले को आगे लेके बढ़ेगा? और हुकूमत तो जो करती है सो करती है, लेकिन बतौर इत्तेहादी, क्योंकि एक्चुअली तो अब एक तरह से अपोजिशन आप ही हैं, तो अगर आप भी उनको उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सिमत दुरुस्त रखने का काम आप भी नहीं करेंगे, पीपुल्स पार्टी भी उनको इस तरफ नहीं लाएगी, तो फिर कौन लाएगा? नौशाद साहब, बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल है आपका। देखें, एक तो यूथ जो इतनी बड़े साइज की है, 60-65%, 67% के करीब अंडर द एज ऑफ 40, एक तो उनका आइडेंटिटी क्राइसिस है, कोई मेंटोर करने वाला नहीं, कोई डेवलप करने वाला नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी समेत दीगर तमाम पार्टियों ने भी, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई यूथ का एजेंडा नहीं है कि यूथ को कोई मेंटोर कर सकें, कोई चीजें कर सकें। और हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, मैं अपनी खाली पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम ऐसे कार्टल्स और माफियाज और प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए हुए हैं जो कि शॉर्टकट, दे आर लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट। ग्रास रूट पे मिडिल क्लास का कोई बंदा जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ पॉलिटिसाइजेशन है वो बंद करके ऊपर आना चाहे, वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स का इतना ज्यादा पैसे खर्च कर देना वो आपको बिल्कुल प्रोसेस से आउट कर देता, क्योंकि एक आम आदमी इतना पैसा ना उसके पास है ना वो खर्च कर सकता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसी का शिकार हुए लाहौर के अंदर, कि उनके लेफ्ट राइट जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके नीचे एमपीए लड़ रहे थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पीएमएलएन के थे या पीटीआई के थे, वो सारे प्रॉपर्टी डीलर्स थे। और उन प्रॉपर्टी डीलर्स ने ऐसा चीजों को मनूवर किया कि तारड़ साहब के भी और बाकियों के भी जीरो उठा के, बिलावल साहब के जीरो उठा के दूसरों को लगा दिए। तो आप वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। यहाँ पे तो कायदे आजम भी आ जाए, फातिमा जिन्ना साहिबा को इलेक्शन हरा दिया गया। तो हम इस इलेक्शन को अगर 1990 से लेके 2024 तक देखें तो कोई आम आदमी, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई नॉर्मल आदमी जो पॉलिटिकल वर्कर है, वो इस मुल्क में इलेक्शन जीत ही नहीं सकता अगर आप रेगुलर इलेक्शन कैंपेन करके करें, अनलेस एंड अनटिल आप जो इलेक्शन करवा रहे हैं उनके साथ आपका मामला तय ना हुआ हो, आपका आरओ ना हो। 2013 के इलेक्शन में जैसे आरओ का इलेक्शन था। हमें जो करने की जरूरत है वो इस टाइम पे एक ग्रैंड एजेंडा बनाने की जरूरत है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एजेंडा हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट बैठ के पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए
इसकी पॉलिटिकल हार्मनी के लिए आप सोचें कि इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करना है, वरना ये तमाम मैं तो पहले भी एक बात करता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को अगर 2024 के इलेक्शन से या 2022 के तरीकाकार में कोई प्रॉब्लम था, हमें 2000 दीगर इलेक्शंस में और 2024 के इलेक्शन में, तो आपस में सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के इलेक्शंस का एक मामला तय कर लें कि ये चीजें होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो टेबल पे बैठना ही नहीं चाहते। इसी तरह अब आने वाले टाइम में आप देखें, ये जो पॉलिटिकल हार्मनी चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर, ये मजीद इसके अंदर जो है वो पोलराइजेशन बढ़ेगी और मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी लीडरशिप को इस टाइम पे पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करना है। ये चीजें मैनेज हो रही हैं, हुकूमतों को इलेक्शंस को मनूवर किया जाता है, लेकिन हमें एक ग्रैंड एजेंडे की जरूरत है ताकि हम बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग करें और इन तमाम मसाइल का हल निकालें। अगर हमारे बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हमारे से ज्यादा तरक्की कर सकती है, चाइना कर सकता है, तो हमारे अंदर तो बड़ा टैलेंट है, हम क्यों नहीं कर सकते? सर, चाइना का ही तो मॉडल का मसला बना हुआ है। ये चाइना का मॉडल ही तो उससे तो इंस्पिरेशन है जिसने सिस्टम को चलने नहीं दे रही। डॉक्टर जुल्फकार साहब, टाइम मेरे पास कम होगा, मैं चाहूंगा शॉर्ट जवाब दीजिएगा, क्योंकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के एजेंडा इनिशिएट करती है। क्या आप तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके उन मसाइल की तरफ जो आज हम इस प्रोग्राम में जो डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे आपका पॉलिटिकल सेटअप है, कब तक एस्टैब्लिशमेंट के तलवे चाट कर जो है वो हुकूमतें बनती रहेंगी? कब तक जो है वो इधर से मामलात, उधर से मामलात, बैकडोर की बातें, कभी जो है वो ये अब ये देखिए, जब बदर साहब ने बिल्कुल ओपनली सामने कह दिया कि जनाब जब तक जिन्होंने इलेक्शन तय करने हो उनसे मामलात सेट ना हो तो इलेक्शन जीत ही नहीं जा सकता। तो ये जो बातें हैं, इनसे कब छुटकारा मिलेगा इस कौम को? कोई ऐसा एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा सकता है? हुकूमत इसमें कोई इनिशिएटिव ले सकती है? नून लीग ही इनिशिएटिव ले सकती है? चले देखिए, मैं आपको यही बात जुल्फकार साहब में 2 मिनट में बात करूंगा। जुल्फकार साहब ने बड़ी इनके वालिद साहब हमारे दोस्त थे, बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की है। असल मसला यही है कि जब पीपल्स पार्टी नून लीग पहले एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा, अब तो कम हुआ है बहुत, आपको पता 90 की दहाई में जो जी हमने देखी एक दूसरे पर ब्लेम किए, वो मिसाक जमहूरियत कर लिया। जब शहबाज साहब आए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, पीटीआई की हुकूमत आई तो हमने इनको मिसाक के मईशत के लिए दावत दी, फिर जब वो वज़ीर आज़म बने फिर दोबारा दी। ये मसला तब हल होना है, ये वक्त गुजरते कुछ देर नहीं लगती है, 2.5 साल गुजर गए हैं, कोई 1 साल बाद फिर इलेक्शन शुरू हो जाने हैं। मैं पीटीआई के दोस्तों को ये कहूँगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की को आपस में मिलकर बैठना चाहिए और एक ऐसा शफाफ किस्म का इलेक्शन का निज़ाम बनाना चाहिए ताकि कल किसी पार्टी को ये शिकायत ही ना हो। और फिर जितने हमारे ये इश्यूज हैं जो कौमी लेवल के हैं, सिर्फ आप मुल्क की मईशत के बारे में, मुल्क की सलामती के बारे में और इलेक्शन के बारे में 3 पॉइंट्स पे ही आप इत्तेफाक करके इस मुल्क को आगे चला लें, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे हमजा साहब शॉर्ट क्वेश्चन, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि इलेक्शन का कोई निज़ाम शफाफ हो? क्या वो बनने देंगी? देखिए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो हर पार्टी इक़्तिदार में आना चाहती है और उसके लिए जो रूट इस्तेमाल करते हैं उसमें तो शफाफियत है ही नहीं। उसमें जब तक आप वो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इलेक्शन नहीं जीते। ये चाहिए ये कि अपने आप को अवाम के सामने रखें, अपनी कारकर्दगी को अवाम के सामने रखें और फिर आप जाएं अवाम के पास और उनके वोटों से जीतें, ठीक, तो फिर ये सिस्टम ठीक हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अमजद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब, डॉक्टर जुल्फकार साहब, जुल्फकार बदर साहब, आप सब तमाम लोगों का शुक्रिया। नाज़रीन, 2 अहम पॉइंट हैं, पहला कि वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलना चाहिए और दूसरा जो मामला है कि एक्चुअली जो इलेक्शंस हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको पहले ये इलेक्शन का सिस्टम तय करना पड़ेगा, जो कि बज़ाहिर हमें लगता है कि वो तय नहीं करेंगे जब तक ये इक़्तिदार की सियासत से निकल कर असूलों की सियासत शुरू नहीं करेंगी हमारी सियासी जमातें, तब तक ये उसी तरह से चलती रहेंगी जिस तरह से ये आज चल रही हैं। और अगर इसी तरह से चलती रहेंगी तो जो बात कही गई है कि आज की जो यूथ है वो समहाउ कहीं अपने इस सारे सिस्टम में अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रही, तो अल्टीमेटली उनका स्टेक भी इसके अंदर शामिल नहीं है। उनका स्टेक भी शामिल करना ज़रूरी है, जिसके लिए बल्दियाती इंतखाबात जो हैं
वो एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। अगर इस मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात करा के जो इक़्तिदार है और जो इख्तियार है ये ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल किया जाए तो कुछ हद तक बेहतरी आ सकती है। और उसके बाद जो असूलों की सियासत है और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट है, ये वो मामला है जिसे अगर प्रैक्टिस किया जाए तो आने वाले जैसे कह लीजिए कुछ दिहाइयों के अंदर हम ट्रैक पर दोबारा वापस आ सकते हैं और सिस्टम दोबारा से ठीक हो सकता है। वो सिस्टम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।